नमस्कार, मैं सुजल दवे। देश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है, जो काफी भयावह है। पहली लहर से भी दूसरी लहर खतरनाक है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहली लहर कम भयावह थी, पर पहली लहर में आप तालाबंदी में थे, जबकि दूसरी लहर नए स्ट्रेन के साथ है और आप खुले में हैं। ये लहर पूरे देश में छाई हुई है, पर आज मैं गुजरात की बात करना चाहता हूँ। गुजरात में पिछले 15 दिनों में ही 26,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। कोरोना ने 75 लोगों की मौत हो गई है। रोजाना 20,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मंगलवार को गुजरात में कोरोना से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 104 दिन बाद मंगलवार को ये अंक डबल डिजिट में आया। गुजरात में 3 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले हो गए हैं, जो वाकई चिंता के साथ साथ चिंतन का भी विषय है। ऐसा नहीं है कि केवल मामले ही बढ़ रहे, 2,86,000 लोग ठीक भी हुए। अभी तक कोरोना से 4,500 की मौत हो चुकी है। मैं केवल गुजरात की बात कर रहा हूं। गुजरात में इस वक्त, यानी जब मैं मेरी प्रस्तावना पढ़ रहा हूं, तब तक 12,000 एक्टिव केस है। ये बढ़ भी सकते हैं, बस आपकी लापरवाही की जरूरत है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने इस पर चिंता जताते कहा है कि पिछले कई हफ्तों में देश में कोरोना भयावह हो गया है। देश के कई राज्यों के लिए यह गंभीर चिंता का विषय है। देश के जिन 10 जिलों में चिंता है, उसमें 8 जिले तो केवल महाराष्ट्र और दिल्ली के हैं। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो चला है, तो दूसरे राज्यों को बोध लेना चाहिए। गुजरात में कोरोना के मामले क्यों बढ़े, उस पर एक अलग बहस हो रही है। कई लोग मानते कि पिछले दिनों गुजरात में हुए चुनाव और क्रिकेट मैच सुपर स्प्रेडर साबित हुए। तो एक पक्ष एक दलील यह भी दे रहा है कि हम सर्दी में से गर्मी में जा रहे, ऋतु परिवर्तन कोरोना को फैला रहा है। हम आज इसी विषय पर बात करना चाहते हैं। आप दर्शकों को कोरोना क्यों फैल रहा है, यह समझाने हम बात करना चाहते हैं डॉक्टर प्रवीण गर्ग और डॉक्टर राजेश पंजाबी, अगर उनका नेट ठीक चला तो। ये दोनों डॉक्टर तालाबंदी में लोगों के इलाज में व्यस्त थे, जिस पर न आपका ध्यान गया है न सरकार का। आज मैं इनके माध्यम से कोरोना को समझाने के अलावा एहतियात के तौर पर हमें कौन से कदम उठाने चाहिए, वो जानने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर राजेश पंजाबी है नहीं, फिर भी उनका विशेष स्वागत। हो सकता है उनका नेट ठीक हो जाए तो आ जाए, लेकिन हाल फिलहाल डॉक्टर गर्ग आपका स्वागत करते हैं। गर्ग साहब, आपके माध्यम से मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, गुजरात में पिछले जो लहर थी, पहली लहर हम जिसको बोल रहे थे, तालाबंदी का देश ने सामना किया था, ये दूसरी लहर आई है। लॉकडाउन 100% उठा लिया गया, हम तालाबंदी तोड़ के खोल के बाहर आ गए, और फिर अचानक पहली लहर से भी खतरनाक मोड़ पे हम लोग आ गए हैं। एक डॉक्टर की निगाह से आप इस परिस्थिति को किसके लिए जिम्मेदार मानते? क्या वो वजह होगी जो हमें खतरनाक मोड़ पे लाके खड़ा करती है? सुजल, फरवरी 2020 में ये कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी और आज पूरा 1 साल हो गया है और हम जिस मोड़ से चले थे उसी मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं। की आवाज नहीं आ रही। साल के बाद में हम उसी जगह पे खड़े हैं जहां से हमने फरवरी 2020 चालू किया था। 1 साल पूरा होने के बाद भी आज भी कोरोना का भय का उतना ही सेम टू सेम परसिस्टेंट है जी। एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अभी तक ये कोरोना से लड़ने के लिए कोई भी एक एंटीवायरल, एंटीडोट, कोई भी एंटी मेडिसिन नहीं मिली है। साइंटिस्ट के विशेष प्रयासों से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला है कि कुछ कुछ कंपनियों की वैक्सीन आ गई है और वो वैक्सीन कोरोना की फैटेबिलिटी और सीवियरिटी को कम करने में बहुत अच्छा काम कर रही है। जी। अब जो आपने कहा कि वापस से ये कोरोना क्यों फैल रहा है, उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हमें ऐसा लगता है कि ये जो वायरस है, ये कोरोना वायरस एक बहुत भेदी वायरस और भेदरूपिया वायरस है। हाँ। ये बार बार म्यूटेशन करके अपनी आकृति को बदल रहा है और जैसे जैसे ये बहुत चतुर वायरस है, ये बार बार अपने आप को सेल्फ म्यूटेट कर रहा है ताकि आपकी जो भी बॉडी की इम्यूनिटी है या वैक्सीन है या आपका जो नेचुरल इन्फेक्शन के बाद की जो एंटीबॉडी है, उसको भी ये धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तो पहला तो ये है कि ये वायरस काफी ज्यादा एक चतुर वायरस है। जी। अभी जो इंडिया में ऐसा लगता है कि जो बाहर से फॉरेन से यूके, ब्राजील और साउथ अफ्रीका का जो स्ट्रेन आया है, उसका प्रसार ज्यादा हो रहा है।
जी। इस स्ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसकी ट्रांसमिबिलिटी 70% ज्यादा है। मतलब आप समझिए 70% ट्रांसमिबिलिटी उसकी जो पुराना जो कोरोना वायरस था उसके करते ज्यादा है। मतलब ये इतनी झड़प से बाहर सबको फैलता है। फैमिली में अगर एक इन्फेक्शन पर्सन है तो वो फास्ट सभी लोगों को इसका इन्फेक्शन फैलता है। इसकी रिप्रोडक्टिव वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। मतलब इसकी जो उत्पत्ति है वो फास्ट ही बॉडी में ग्रो करता है। तो 4-5 कारणों में सबसे पहला कारण है कि कहीं हम बाहर वाला जो स्ट्रेन जो बहुत ट्रांसमिटेबल हो रहा है उससे अभी जूझ रहे हैं, इसलिए कोरोना फैला है। दूसरा, मैंने व्यक्तिगत मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसा देखा है कि लोगों को जो 4 से 6 महीने पहले कोरोना के प्रति एक भय था वो अभी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ठीक। मैं मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखता हूँ कि पेशेंट आते हैं, पहले तो एक पेशेंट के साथ में एक ही रिलेटिव आता था या पेशेंट अकेला आता था। अभी वो साथ में बच्चे को भी जैसे घुमाने के लिए है, घूमने के लिए है, वो सब आराम से निकलते हैं। और दूसरा, क्लिनिक में भी आकर पेशेंट बैठते हैं तो वो खुद मास्क को सिर्फ टाई तरीके पहनते हैं। कोई भी लोग अभी आजकल मास्क को जो व्यवस्थित पहनना चाहिए वो नहीं पहन रहे हैं। मास्क सिर्फ गवर्नमेंट को दिखावे के लिए पहन रहे हैं। ये बहुत अनुचित बात है, क्योंकि आप कहीं पे भी जा रहे हो, आपको नहीं पता कि सामने पहले कौन आके गया है, इसका आप वायरस कहाँ से कैसे लेके आ रहे हो। तो लोगों ने अभी मास्क को व्यवस्थित ढंग से पहनना बिल्कुल बंद कर दिया है। और जो ओवर क्राउडिंग है वो भी काफी देखने को मिल रही है। लोग बाग सोशल डिस्टेंस का भी उतना पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसके कारण भी ऐसा है। अब देखिए, लॉकडाउन कभी भी कोरोना से बचने का एक उपाय नहीं हो सकता है। बिल्कुल। उस समय लॉकडाउन करना गवर्नमेंट की मजबूरी थी, क्योंकि उस समय पे हमारे पास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास तैयार नहीं था। हमें उस वायरस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ये कौन से ऑर्गन पे कैसे डैमेज करता है, क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। तो इसलिए गवर्नमेंट की सभी पूरे वर्ल्ड में गवर्नमेंट की लॉकडाउन करना एक मजबूरी थी। जी। लेकिन आज की तारीख में लॉकडाउन करना एक उचित साधन नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक भी देखनी पड़ेगी। वापस माइग्रेंट वर्कर सब चले जाएंगे, दूसरा सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लॉकडाउन करना आसान है, अनलॉक करना बहुत मुश्किल है। दिस इज नॉट द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। ये तो हमको अब आज एक, सुजल भाई, मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ, कोरोना है और अभी काफी समय तक रहने वाला है। हम लोगों को कोरोना के साथ में कैसे जीना है उसकी आदत डालनी पड़ेगी। दिस इज द राइट टाइम। पब्लिक में मास्क, यही एक मैसेज जाना चाहिए कि आपको कोरोना की जो जंग की लड़ाई है, ये अकेली सरकार की लड़ाई नहीं है। आपको इसके साथ में कैसे जीना है, आपको सिद्धबद्ध तरीके से जीना है। सरकार और सब हेल्थ केयर वर्कर जो बेचारे पिछले 1 साल से नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं अपनी फैमिली और की हाँ। परिवार ये बगैर 24/7 365, वो भी तो एक इंसान है। और सब आपसे एक ही अपना कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए, व्यवस्थित से मास्क पहनिए और ओवर क्राउडिंग प्लेस में मत जाइए। सिंपल ही है, इसमें कहाँ कुछ लंबा चौड़ा कुछ करने का है। तो लोगों का थोड़ा अनअवेयरनेस अभी बढ़ रहा है, ओवर क्राउडिंग लोग कर रहे हैं। और जो ये दूसरी वेव्स जो अनफॉर्चुनेटली हाईली म्यूटेंट वाली और हाईली ट्रांसमिटेड वाली है, ये वायरस का थोड़ा ज्यादा प्रसार कर रही है। ये कुछ एक कारण लगते हैं कि कोरोना वापस से भी फैल रहा है। पास्ट में भी ऐसा देखा गया है, कोरोना इसी तरीके से दूसरे भी कई वायरस है, उनकी ऐसी वेव्स आती है और वो वायरस फैलता ही जाता है। देखिए गर्ग साहब, आपने नए स्ट्रेन का यहाँ पर जिक्र किया है जो ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड से आया हुआ है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि वो हवा में है या कोई जो भी आता है वो लेके आता है और उसकी गैर जिम्मेदारी की वजह से भारत में फैल रहा है। वो स्ट्रेन कैसे आ रहा है, मैं समझना चाहूंगा। भारत में नया स्ट्रेन किस तरह से आ रहा है? देखिए, शुरुआत भी आप कोरोना की पास्ट की हिस्ट्री की बात करें तो ऐसा बोलते हैं कि वुहान चाइना से चालू हुआ। हाँ एक जी। चाइना, एक उसके भी एक छोटे विलेज से वो चालू होके पूरे वर्ल्ड में फैल गया। हम्म। इसी तरह अभी ऐसा प्रयास लगाया जा रहा है कि यूके का जो स्ट्रेन है, ये बहुत, जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, ये धीरे धीरे इंडिया में आया। कुछ कुछ फॉरेनर्स वहां से आए, वो शायद एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डेफिनेटली उनको आइसोलेशन भी किया होगा, उनका आरटीपीसीआर भी कराया होगा, रिपोर्ट्स भी नेगेटिव होगा। बट ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर रहे होंगे, उनके उस समय पे जब वो इंडिया आए होंगे तब सिम्टम्स नहीं हुए होंगे और आने के बाद में वो नेचुरली सबसे मिले होंगे। तो चूंकि इस वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इतने झड़प से ये फैलता है, तो हो सकता है 1 से 4, 4 से 40, 40 से 400, 400 से 40,000, तो वो एक जो संक्रमण की चेन है वो बढ़ती 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 चलती चली गई और ये वायरस धीरे धीरे पूरे जगह पे फैलता चला गया। तो ये ऐसा लग रहा है कि अभी ये वायरस वाला जो वायरस है,
इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। और अभी हम तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि ये बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहा है और एक फैमिली में एक जने को होने के बाद में सबको इन्फेक्ट कर रहा है। पहले ऐसा नहीं देखा जा रहा था। पिछले बार जो वायरस आया था उसमें फैमिली में एक ही पर्सन इन्फेक्टेड दिखता था। अभी तो एक फैमिली के मेंबर हुआ तो बाय डिफॉल्ट सभी लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। ठीक। अच्छा, आपसे ये थोड़ा जानना चाहूंगा, आपने अभी जिक्र किया कि जो बाहर से प्रवासी आए होंगे, मुसाफिर होंगे, उनको गवर्नमेंट ने आइसोलेट भी किया होगा, क्वारंटाइन भी रहे होंगे, उसके बावजूद ये स्ट्रेन भारत में आ गया। तो क्या आपको ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हैं कि 14 दिन के बाद भी वो स्ट्रेन बाहर निकल रहा हो? 14 दिन जब वो क्वारंटाइन रहे हो तब वो नॉर्मल पाए गए हो, आरटीपीसीआर नेगेटिव आया हो और फिर उनको अनुमति मिल गई हो कि वो लोगों के बीच जा सकते हैं और उसके बाद ये लक्षण बाहर आया हो, तो क्या आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि 14 दिन के बाद भी ये लक्षण बाहर आ सकते हैं, वायरस बाहर आ सकता है क्या? देखिए, इसमें क्या होता है कि हाँ। जो अपने अनफॉर्चुनेट अभी जो मेरे को ऐसा लगता है कि जो कोरोना में इस बार जो सबसे बड़ा लेक्यूना रहा कांटेक्ट ट्रेसिंग का रहा। जी। टेस्टिंग तो आप बराबर कर रहे हैं, लेकिन अभी इस बार अनफॉर्चुनेटली कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं हो रही है। कांटेक्ट ठीक। ट्रेसिंग मतलब आपको जिसको कोरोना का वायरस पकड़ में आया वो आदमी पिछले 12 से 14 दिन में जिन जिन लोगों को भी मिला हो उनका ठीक। सबका टेस्ट करना चाहिए और उनको टेस्ट करने के बाद में उनको तभी पिछले बार भी हमने ऐसा ही किया था। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने भी इसी बात पे फोकस किया कि टेस्टिंग टेस्टिंग करो, कांटेक्ट ट्रेसिंग करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगा कि कांटेक्ट ट्रेसिंग वाला जो था अभी भी हम देख रहे हैं कि आप सिर्फ बस टेस्ट ही कर रहे हैं, कोई भी किसी की कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं हो रही है कि वो लास्ट 14 दिन में किन से मिला, क्या मिला। और चूंकि इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन होता है तो ये पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड काफी लंबा है। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि आप जिस दिन आप बाहर फॉरेन से इंडिया में आए उस समय आपको कोई सिम्टम्स ही नहीं थे, आप एसिम्टोमेटिक थे। हो सकता है आप एसिम्टोमेटिक कैरियर तरीके से आपको कभी भी कोई सिम्टम्स नहीं आए और आप लोगों से मिलते चले गए और आपको नहीं भी सिम्टम्स थे तो आपने वो सिम्टम्स लो इम्यूनिटी वाले या किसी को भी दे दिया, उनको फिर सिम्टम्स होने आने लग गए। क्योंकि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाई तो ये वायरस का धीरे धीरे संक्रमण पूरे 1 से 4, 10, 40, 4000 चलता ही चला गया। अच्छा, ठीक है। अब दूसरा मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी आपने जिक्र किया कि लोगों में लापरवाही आने लगी है। जहां तक पहले लहर की बात थी, लोग काफी सेंसिटिव मुझे दिख रहे थे, आपकी बात से मैं सहमत होते हुए चलूंगा, काफी सेंसिटिव दिख रहे थे, रोड पे नहीं जा रहे थे। हम अनलॉक हुए फिर भी कई दिनों तक लोगों ने अपने आप को बहुत ही संभाल के रखा, एहतियात बरती थी। जबकि इस बार लापरवाही मैं भी खुद देख रहा हूं, आपने जिक्र भी किया है, इसकी लोगों में जो लापरवाही आई है, इसकी वजह आप क्या देखते हैं? लोगों में लापरवाही होने की वजह ऐसा है कि कुछ के बीच में ऐसी फॉल्स भ्रांतियां चली गई है कि ये कोरोना वायरस कुछ नहीं होता है, सामान्य सर्दी खांसी जैसा वायरस होता है। हाँ। सबको ऐसे ही माइनर होके चले जाता है। डॉक्टर लोग ऐसा ही बोलते हैं। कुछ ना कुछ सोसाइटी में एक मिसकंसेप्शन जैसा प्रसार हो गॉसिप रहा है, टाइप। मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि गॉसिप। हम भी हमारे क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं तो उनको फीवर वाला कोई भी पेशेंट आता है तो बाय डिफॉल्ट अगर इस पेंडेमिक में कोई भी पेशेंट अगर फीवर, बॉडी एक, माइल्जिया, कोई सा भी वायरल जैसा सिम्टम्स आए तो हमारी ड्यूटी ऐसी होती है कि उसको फर्स्ट कोरोना रूल आउट करें, चाहे रैपिड एंटीजन चाहे आरटीपीसीआर जो भी तरीका हो। उसका फायदा ये है कि भले अगर वो यंग है उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर डायग्नोस नहीं होगा तो ही विल गोज ऑन स्प्रेडिंग वायरस टू ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर्स। तो अगर आप 20 जनों को बोलते हुए आपका टेस्ट करा लो तो हार्डली उसमें से 10 से 20% लोग ही रेडी होते हैं वो टेस्ट कराने के लिए। लोग बाग अभी टेस्ट भी नहीं कराना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि अगर मैं टेस्ट करा लूंगा पॉजिटिव आएगा तो मैं 10 दिन फिर घर में अंदर रहूंगा, अगर फैमिली वाले को क्या होगा, मेरा रोजगार चला जाएगा, कोई नौकरी वाला है तो उसको मेरी नौकरी चली जाएगी, धंधा चला जाएगा, सोशल स्टिग्मा बढ़ जाएगा, लोग बाग किस नजरों से देखेंगे। तो जो समाज में अनफॉर्चुनेटली छोटी मोटी जो इस बीमारी से रिलेटेड गैर मान्यताओं का प्रसार हो गया है, इसके कारण लोग बाग या तो इस बीमारी को बहुत लाइटली ले रहे हैं या फिर कोई बीमारी के बाद में पॉजिटिव आने के बाद में उसके जो सोशल स्टिग्मा है उनसे बचने के कारण है तो वो खुद अवॉइड ही करते हैं। 5-5 दिन तक बुखार आता है, सेल्फ मेडिकल में से जाके दवा ले लेते हैं, डॉक्टर को नहीं बताते, टेस्ट नहीं करा रहे, तो वो क्या वायरस की चेन चलती ही जा रही है, मतलब वो बढ़ती ही जा रही है। आप पहले दिन ही आपका फीवर आएगा, आप आइसोलेट हो जाओगे, टेस्ट करा लोगे, पॉजिटिव हो जाओगे तो आप कम से कम 20 से 25 जनों को आप वो वायरस नहीं दोगे। बट अभी हो उल्टा रहा है,
हमारे पास पेशेंट 5वें-6ठे दिन आता है कि साहब 5 दिवस से ताव नहीं मटे, 5 दिन से ताव ही नहीं उठा, तो हम पहले कहते भाई पहले दिन क्यों नहीं तुमने अप्रोच किया, तो बट दे वर टेकिंग इट लाइटली, मतलब कि भाई कोई बात नहीं है, मतलब उनको ऐसा है कि अभी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे तो वो पहले सबसे पहले टेस्ट कराएगा और टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो मेरे 12-14 दिन का ये सब प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, तो मैं जहां तक आपको समझा हूं, लोग टेस्ट कराने की बात से इतराते हैं, थोड़ा घबराते हैं, तो यस, इसमें जागृति क्यों नहीं आ रही? इसमें जागृति नहीं आ रही, इसीलिए सरकार भी काफी प्रयास कर रही है। हम लोग भी सब पेशेंट्स को आपके माध्यम से भी जितने भी टीवी डिबेट जाते हैं उसमें कहते हैं कि भाई आपको ये बीमारी से दूर भागना नहीं है, मतलब अगर अनफॉर्चुनेटली आपको कोई भी वायरल जैसे सिम्टम्स दिखते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, डायरिया, हेडेक, बॉडी एक, कोई सा भी अनयूजुअल सिम्टम दिखता है तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। आप पहले दिन दूसरे दिन कोई भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। आप गवर्नमेंट में भी बहुत सारे प्राथमिक हेल्थ सेंटर है, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, फिजिशियंस हैं, उनको जाके मिलके पहले दिन ही आपका आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट कराए और सेल्फ को आइसोलेशन कर ले, तो ठीक। आपको उससे फायदा ये क्या होगा कि सपोज यंगस्टर है, हमें भी पता है कि अभी ये वाले वायरस में यंगस्टर में और किसी में बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी नहीं हो रही है, ये वायरस अभी उतना घातक पहले जैसा नहीं रहा है। लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं होगा तो आप आपके फैमिली में जो हाईली ससेप्टेबल ग्रुप्स हैं, सीनियर सिटीजन हैं, डायबिटिक हाइपरटेंशन है, उनको आपकी बीमारी आप देते रहोगे, आपको मालूम ही नहीं होगा, तो अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि उनको ये बीमारी फिर ज्यादा लंबे समय तक और खराब खराब अवस्था में उनको ये बीमारी मिलेगी। जी। तो ये यंगस्टर की और सबकी एक ड्यूटी है, समाज के जी। प्रति एक दायित्व भी है उनका। ये कोरोना से महामारी लड़ने की एक अकेले सरकार की जवाबदारी नहीं है, हम सबको मिलजुल के ही इस बीमारी से लड़ना पड़ेगा। आपको आपके कोई भी अर्ली सिम्टम्स दिखते हो तो स्टेज 1 में ही सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, आइसोलेशन में चले जाएं और डे 1 पे ही या डे 2 पे ही कोरोना का रिपोर्ट करा के व्यवस्थित ट्रीटमेंट उसका कराएं। गर साहब, जब हम पहले चरण में थे कोरोना के, तो हमारे पास गर्म पानी, नींबू और हल्दी थी, जिसके सहारे हम कोरोना को टक्कर दे रहे थे। सैनिटाइजर था, साबुन था, बार बार हाथ भी धोते थे, मास्क भी पहनते थे। लेकिन अब हमारे पास वैक्सीन आ गई है। फिर भी मैं देख रहा हूं कि वैक्सीन को लेकर पता नहीं क्यों लोग थोड़ा इतराते हैं। यहां तक कि सरकार को अब घर घर जाके लोगों को विनती करनी पड़ती है कि आप वैक्सीन ले लीजिए। लोग वैक्सीन की जैसे राह देख रहे थे, वो वैक्सीन जब आई तो उसका स्वीकार अच्छी तरह से नहीं किया गया है, मजबूरी में उसका स्वीकार किया जा रहा है। तो वैक्सीन को लेकर ये जो उदासीनता समाज में फैली हुई है, ये इसकी वजह आप क्या देखते हैं, और वैक्सीन कितनी सलामत है, क्या है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा। भूतकाल में भी सुजल भाई जितने जितने वायरस आए हुए हैं और कई सारे वायरस समझिए, बैक्टीरियल डिजीज समझिए, तो उनमें वैक्सीन ही एक बहुत कारगर उपचार देखने को मिली। देखिए पास्ट में जितनी भी जो भी इलनेस और वायरस आई उनमें वैक्सीन बनाने का जो प्रोसीजर था वो 4 से 5 साल तक का था। मतलब आपको डीप स्टडी करते थे, आप सब ग्रुप्स में करते थे, डिटेल में स्टडी करते थे, फेज 1, 2, 3 ट्रायल्स पूरी होती थी, उसके बाद में रिजल्ट आते थे, आप प्रेगनेंसी में देखते थे, बच्चों में देखते थे, कोमॉर्बिड वालों में देखते थे, सब में ग्रुप्स में देखते थे। तो इट्स ए लॉन्ग प्रोसीजर। कोई भी एक वैक्सीन आने में लगभग 4 से 5 साल उसकी एकदम 100% उसका सेफ्टी एनालिसिस में रखते थे। क्योंकि अब ये कोरोना नया वायरस आया और इसके कारण इसकी फेटेबिलिटी बहुत ज्यादा थी और इसके कारण जिस तरीके से लोगों की सभी पूरे वर्ल्ड में मौतें हो रही थी, उस हिसाब से कई सारी वैक्सीन कंपनियों ने एक साथ इस कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाने का प्रयास किया। और ये एक ही ऐसा वायरस है कि जिसमें अलग अलग कंपनियों की अलग अलग तरीके की वैक्सीन बनी है। मतलब ये ही एक थोड़ा एक अलग सा एक रिसर्च का सब्जेक्ट आया है कि एक वायरस की अलग अलग तरह की वैक्सीन है, किसी की आरएनए वैक्सीन है, किसी की डीएनए वैक्सीन है, किसी की वेक्टर बोर्न वैक्सीन है, किसी की इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। सबकी वैक्सीन बनाने का तरीका भी अलग अलग है। और जितनी भी कंपनियों ने जो ट्रायल करी, उसमें ये बात तो एक कंफर्म आई है कि वैक्सीन की एफिकेसी 70% से ज्यादा है। 70% से ज्यादा है, इसका मतलब है कि आप 100 में से ये 70 लोगों को कोरोना से बचा सकती है। लेकिन हमें जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम जो देख रहे हैं ये है कि वैक्सीन लगने के बाद से जो कोरोना की घातक क्षमता समझिए या मोर्टेलिटी समझिए, जिस हिसाब से पहले मौत हो रही थी, अब वो वैक्सीन लगने के बाद में उस ग्रुप में उतनी मौतें नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेने के बाद में आप अगर 2 डोज भी ले ले उसके बाद में कोरोना नहीं होगा, क्योंकि आपका अगर 30% में अनफॉर्चुनेट नंबर होगा तो देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटी कि आपका कोरोना आपको वैक्सीन लेने के बाद भी हो सकता है। दूसरी बात है, ये नया जो वायरस का म्यूटेशन आया है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये वैक्सीन को
इसकी इसको इसको भी बाईपास कर रहा है। इसकी भी अभी इसके बारे में भी रिसर्च चल रहा है। वो बात तो भी कहना थोड़ा प्री मैच्योर होगा कि देयर इज स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि म्यूटेंट स्ट्रेंथ इज गोइंग टू इवेड द इम्यूनिटी गिवन बाय द वैक्सीन। तो जब तक अब जिन जिन को भी बीमारी खराब हो रही है, वो 60 साल के ऊपर डायबिटीज, बीपी, हार्ट, किडनी, कोलेस्ट्रॉल, एचआईवी, कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, जो लो इम्यूनिटी वालों को, उन्हीं को ही ये वायरस ज्यादा परेशान कर रहा है। अगर आप उस सब ग्रुप वालों को अच्छे से वैक्सीन लगाओगे, सबको घर घर जाके उनको वैक्सीन मिलेगी, तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि जो वायरस की घातकता और मॉर्टेलिटी बिना वैक्सीन लेने के बाद में होती, वो अब उस वैक्सीन लेने वाले ग्रुप में नहीं देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेने से कुछ कोई होता है। सोशल मीडिया में कई सारी भ्रांतियां काफी समय से सर्कुलेट हो रही है कि वैक्सीन लेने से क्लॉटिंग हो जाती है, शरीर खराब हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी वैक्सीन लीजिए आप, कोई ना कोई छोटा मोटा साइड इफेक्ट होता ही है। आपकी जवाबदारी है कि आप वैक्सीन से लेने से पहले भी आपके डॉक्टर से, अगर आपको कोई तकलीफ है तो मिलें। पोस्ट वैक्सीन भी है तो उसके बाद भी आप डॉक्टर के टच में रहें। बट मेरे विचार से सभी को ही, जो 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 गवर्नमेंट अभी जिस हिसाब से वो गाइडलाइंस दे रही है, सबको डेफिनेटली वैक्सीन ले ही लेनी चाहिए। वैक्सीन आपके लिए भी उचित है और दूसरा हर्ड इम्यूनिटी के लिए भी उचित है। आप वैक्सीन लेने से दो काम कर रहे हो, खुद को तो बचा रहे हो और पूरे आपके इंडियंस दूसरे लोगों को भी बचा रहे हो, क्योंकि काफी सब लोगों को एक साथ वैक्सीन होगा तो मतलब एक पॉसिबिलिटी तरीके ये से है कि हर्ड देशभक्ति का काम इम्यूनिटी है। डेवलप हो जाएगी। जैसे ही हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, वायरस अपने आप ही अपने इंडिया में से चला जाएगा। लेकिन मतलब हर्ड वैक, इम्यूनिटी का टारगेट अभी पूरा कर पाना अपने लिए थोड़ा चैलेंजिंग इशू रहेगा, लुकिंग टू आवर पॉपुलेशन इन इंडिया। मतलब वैक्सीन लेके आप देशभक्ति कर भी सकते हैं, देशभक्ति का काम है, आपके कहने का मतलब ये हुआ। यस, खैर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं सहमत हो जाता हूं, पर मैं अपने सवाल पे फिर से दोबारा लौट के आता हूं। फिर भी लोग ले नहीं रहे, और आप मानेंगे नहीं, इसमें सच्चाई कितनी है इसकी पड़ताल तो अभी तक मैंने की नहीं है और मैं जाना भी नहीं चाहता हूं। लेकिन लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है, तो उसमें जैसे आप गोसिप बोलते हो, आपने पहले भी कहा कि लोगों का डर इसलिए चला गया है कि गोसिप चलती रहती है कि कोरोना कुछ है नहीं वगैरह। फिर भी मैं बोलने जा रहा हूं कि लोगों को जब हमने सुनना चाहा कि आप क्यों वैक्सीन नहीं ले रहे, तो एक कुछ प्रतिक्रिया इस तरह की आई कि मई या जून के अंदर जो बनी है वैक्सीन वो आउट ऑफ एक्सपायर्ड हो जाएगी, उनकी अवधि खत्म हो जाएगी, तो वो लौट के पैसे जो सरकार ने दे दिए है वो व्यर्थ हो जाएंगे। इसके लिए सरकार प्रेशर कर रही है कि आप वैक्सीन ले लीजिए। लेकिन कोई भी बीमारी हो, उसकी वैक्सीन कम से कम 5 साल में बनती है, जबकि कोरोना की वैक्सीन 1.5 साल में बन गई। लोग उसको प्री मैच्योर मानते हैं। आपके माध्यम से न कोई तर्क वितर्क, मैं तथ्य पे आना चाहूंगा कि वैक्सीन को लेकर लोगों में ये जो गोसिप चल रही है, इसमें सच्चाई कितनी है? देखिए सुजल भाई, पहले मैं आपको स्वाइन फ्लू का एग्जांपल देता हूँ। जी। स्वाइन फ्लू की वैक्सीन जो होती है, हर साल मैं खुद, हमारे सारे मेडिकल पैरामेडिकल, हम सब लोग स्टाफ, स्वाइन फ्लू यूजुअली नवंबर दिसंबर महीने से चालू होता है। हम लोग हर महीने, हर साल अगस्त सितंबर में ही स्वाइन फ्लू की हर साल वैक्सीन ले लेते हैं, और वो हर साल नई वैक्सीन आती है उसका, क्योंकि वायरस हर साल म्यूटेट हो जाता है स्वाइन फ्लू का भी, तो हर साल उसकी नई वैक्सीन आती है। और ये रिसर्च में कंफर्म होके गया है कि वो वैक्सीन 8 से 10 महीने ही काम करती है। और वैक्सीन एक बार लेने के बाद में आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बनने में 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। तो हम लोग अगस्त सितंबर के महीने में ही स्वाइन फ्लू की वैक्सीन ले लेते हैं कि भाई नवंबर दिसंबर जनवरी में जब ठंडी के मौसम में स्वाइन फ्लू आएगा तो हमारी बॉडी में इसके खिलाफ एंटीबॉडी रहे, हम प्रोटेक्ट हो जाए। और हम ये वैक्सीन हर साल ले रहे हैं, मतलब क्योंकि हमें पता है कि ये वैक्सीन 8 से 12 महीने ही काम करने वाली है। इसका बाद में इसका कोई नहीं, वायरस म्यूटेट हो रहा है। ये कोरोना का वायरस भी ऐसा ही है, ये भी बहुत चतुर और चालाक वायरस है। और अभी भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये जो 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 वैक्सीन बनाई गई है उसको ये वायरस शायद इवेट कर दे। लेकिन मैंने जैसे भी पहले आपको बताया कि वैक्सीन लेने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी जो केस की फेटेबिलिटी और मोर्टेलिटी है, जो जिस तरह से हो रही थी, ये बिल्कुल रिसर्च से देखा गया है कि वैक्सीन लेने वाले ग्रुप्स में जिन्होंने वैक्सीन ली है, उन लोगों पे कोरोना हुआ तो है उनको, लेकिन उनको शायद वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। वो बिना वेंटिलेटर से ही बाहर आ गए। उनको ज्यादा उतना लंग्स में जो डैमेज होता है, मल्टी ऑर्गन जो होता है, वो शायद उतना नहीं देखने को मिला। इसलिए ये एक बिल्कुल पक्की और रिसर्च प्रूव एक साइंटिफिक एविडेंस है
सब रिसर्च पेपर्स में भी जो नामांकित यूएस, यूके के, वर्ल्ड के, यूरोप के जर्नल्स हैं, उसमें भी ये सब चीजें आ चुकी है कि वैक्सीन लेने के बाद में कोरोना की जो घातकता है, मोर्टिलिटी है, वो डेफिनेटली कम हो जाती है। और जो हाईली ससेप्टेबल ग्रुप्स है, उनको तो ये वैक्सीन डेफिनेटली ले लेनी चाहिए। प्री मैच्योर वैक्सीन, ये आपकी बात सही है, वैक्सीन का उत्पादन प्री मैच्योर हुआ है, क्योंकि उत्पादन तो प्री मैच्योर नहीं हुआ है, उत्पादन तो साइंटिस्ट ने तुरंत कर लिया, उसका मार्केटिंग और जो लाइसेंसिंग है वो करने की मजबूरी थी सभी सरकार को, क्योंकि आपके पास में, और अगर आप समझिए कोरोना की कोई स्पेशल दवा भी अगर बन गई होती ना, तो शायद वैक्सीन में इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं होती। स्वाइन फ्लू में हम सब लोगों को तुरंत स्वाइन फ्लू डायग्नोस होता है, उनको टेपी फ्लू को, और वो फ्लूवीर और दवा चालू कर देते, पेशेंट ठीक हो जाता है। आज हमारे पास अनफॉर्चुनेटली चीज ऐसी है कि कोई भी एक सिंगल दवा, एक भी दवा ऐसी एंटीवायरल हमारे पास में नहीं है जो हम कह सकें कि 100% कि भाई आप ये खा लो और उसके बाद में आपका ये कोरोना चला जाएगा। दिस इज द अनफॉर्चुनेट थिंग कि भाई हम अभी तक कोई भी स्पेसिफिक एंटीडोट इस बीमारी का नहीं पकड़ पाए। स्पेसिफिकली ट्रायल बेस पे रेमडेसिविर भी दे रहे हैं, फेविरापिर भी दे रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन भी दे रहे हैं, इवरमेक्टिन भी दे रहे हैं, पेनिन भी दे रहे हैं। देयर आर मल्टीपल पॉलीथेरेपी वी आर गिविंग, बट स्पेसिफिक कोई मेडिसिन अभी, इसकी एंटीडोट अभी तक पूरे वर्ल्ड में नहीं मिली है। तो इसलिए एक वैक्सीन ही एकमात्र उपचार है। इसीलिए सारी गवर्नमेंट ने इसका शुरू से इमरजेंसी एंड रेस्ट्रिक्टेड यूज चालू किया। सभी जगह ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इमरजेंसी यूज है एंड रेस्ट्रिक्टेड यूज। अभी भी कई सारे रिसर्च चल रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडी पे नहीं दे रहे, बच्चों में नहीं दे रहे, तो अभी भी कुछ ग्रुप्स को तो इन्होंने सबने बाकी ही रखा है, क्योंकि उस पर धीरे धीरे अभी रिसर्च चल रही है। आपके माध्यम से मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि वैक्सीन की कोई भी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की भ्रांतियों में नहीं पड़े। वैक्सीन आपको जैसे भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में जिस भी तरीके से मिलती है, आपका जैसे भी टर्न आता है, बिना कोई डिफॉल्ट हुए आपको ये वैक्सीन ले लेनी चाहिए। ठीक है गर्ग साहब, मेरे कुछ अब अंत के करीबी ही हम लोग हैं। एक छोटा सा सवाल है, आपने तालेबंदी पे अपनी प्रतिक्रिया दी थी। अभी गुजरात में रात को 9 से सुबह में 6 बजे तक तालेबंदी होती है, कर्फ्यू की आड़ में ही सही, पर तालेबंदी होती है। रात को छोटी मोटी दुकान चलाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालने वाले लोग इसमें काफी नाराज चल रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि कर्फ्यू या तालेबंदी के लेकर कोरोना को रोका जा सकता है? मैं सीधा सवाल ही कर रहा हूं, क्या इसके पक्ष में है क्या आप? जो हमने देखा, जब दिवाली पे एकदम से केसेस बहुत बढ़ने लगे थे, क्योंकि लोग बाग एक साथ मिले थे। मैं मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस या जो मेरा इसमें वो पर्सनल व्यू बता रहा हूँ। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने नाइट कर्फ्यू चालू किया ना, उसके करने के 10 दिन बाद में ही है ना, केसेस का सडन डाउनफॉल देखने को मिला था। ये एक प्रैक्टिकल हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा। उसके पीछे जो हमने सोचा कि भाई इसके पीछे क्या वजह हुई, तो हमने ये देखा पाया गया कि जो यंगस्टर हुआ करते थे, जो बिल्कुल जो हाँ। 20 से 25-30 साल वाले होते थे, ये लोग रात को कोई भी चाय गड्ढे या कोई भी कॉफी डे या जहाँ पे भी है ना, ये लोग बिना कोई भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन किए ये लोग घूमते फिरते रहते थे। और ये लोग आपका वायरस का इन्फेक्शन वहां से किसी एक को भी होता था, वो ले जाके घर पे लेके आते थे। और ये बात पक्की है कि कोरोना वायरस यंगस्टर, मतलब यानी 25 से 30 वालों को कुछ भी जोखिम नहीं कर रहा है। माइनर इन्फेक्शन, सर्दी खांसी, वायरल का होके जा रहा है। और वो वायरस का इन्फेक्शन वो ले जाके, क्योंकि उनको सिम्टम्स भी नहीं होते थे, वो आपके भी फैमिली मेंबर्स के, सीनियर सिटीजन्स हैं, एल्डरली है, डायबिटिक बीपी, सबको वो लोग धीरे धीरे वो ट्रांसमिशन चल रहे थे। ये चेन इस तरह से चल रही थी। जैसे ही गवर्नमेंट ने ये जो लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू चालू किया, तो उससे क्या है, जो यंगस्टर फालतू के काम से बाहर निकलते थे, वो निकलना थोड़े कम हो गए। तो वो जो एक सुपर स्प्रेडर तरीके बन के जो अपना वायरस फैमिली मेंबर, सीनियर सिटीजन को दे रहे थे, उसमें थोड़ी रोक लग गई। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नाइट कर्फ्यू से एक तो ये हुआ कि यंगस्टर जो सुपर स्प्रेडर तरीके अपने सीनियर सिटीजन को वायरस दे रहे थे, उसमें एक अट्ठास हो गई। मैं ये आपकी बात से सहमत हूँ कि जो छोटे दुकान वाले हैं, उनको काफी परेशानी हो रही है। लेकिन ये लड़ाई तो देखो सुजल भाई, आपकी तो मेरी नहीं है, सबको मिलजुल के ये लड़ाई करनी पड़ेगी। हर बिल्कुल कोई इसमें सफरर है, हम भी बिल्कुल उतने ही सफरर है। आज हमारे हेल्थ केयर वर्कर 24/2, आप देखिए मेडिकल स्टूडेंट है, जो बिल्कुल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मेडिकल स्टूडेंट है, जिसने अभी तक एनेटमी नहीं पढ़ी, और वो 18 घंटे कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं। मतलब समझिए, उनको कुछ भी अभी तक नहीं आता है। 12वीं पास का बच्चा और फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। 6 महीने बिल्कुल तो उसने अभी पढ़ाई की है, और वो पूरे समय या तो म्यूनिसिपैलिटी के आप देखो टेंट में मिलेगा, कोविड ड्यूटी करेगा।
और जो यंगस्टर रात को बाहर घूम रहा है, इसके लिए दे आर सफरर, मतलब उनकी भी फैमिली है, उनके भी भाई बहन माता पिता है, वो भी रात को घर जाते होंगे, इतने इन्फेक्टेड पेशेंट को देखते होंगे। तो सारे हेल्थ केयर वर्कर, आप लोग भी हो, आप भी कितने समय से इस बीमारी से कंटिन्यूअस फील्ड में रिपोर्टिंग करके जुड़ रहे हो। टीएमसी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, सारे के सारे सभी लोग, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर है, इस बीमारी से जूझ ही रहे हैं। गवर्नमेंट का अकेले का तो उसमें कुछ लोग है ही नहीं। तो लोगों को ये बात समझनी ही पड़ेगी, अपने को जापान जैसी सिद्धता लानी ही पड़ेगी। आपके माध्यम से कहना ही चाहूंगा, ये सिर्फ एक कोरोना की बीमारी के लिए नहीं, अपने को अपनी जिंदगी में आगे के लिए सिद्धता लानी ही पड़ेगी। आपको बिल्कुल। गवर्नमेंट सिंपल ही कह रही है भाई आप मास्क पहनो, व्यवस्थित मास्क पहनो, खत्म हो बात, और ओवर क्राउडिंग मत करो। चलो हाँ, हैंड सैनिटाइजर तो प्रैक्टिकली कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, दो ही तो बड़ी गाइडलाइंस गवर्नमेंट कह रही है, आपको मास्क पहनना है व्यवस्थित रीते और ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है, बस इससे ज्यादा ठीक। और क्या है आपके पास। अभी तो सोशल मीडिया, आप कैसे भी बहुत, देयर आर मल्टीपल वेज कि आप जो मीटिंग पे भी सब आपस में मिल सकते हो, बात कर सकते हो, ओवर क्राउडिंग का ऐसा कुछ है नहीं। बट लोगों को अभी ये समय तो मेडिकल 2 महीने आने वाले, एटलीस्ट 1 महीना तो मेडिकल फर्टिलिटी के लिए बहुत चैलेंजिंग है। तो सबको मिलजुल के, जैसा हमने पहले सहकार दिया गवर्नमेंट को, सबको बहुत स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो हालत ऐसे लग रहे हैं कि ये ग्रेजुअली दे विल गोज ऑन वर्स, ऐसा लग रहा है। जिस हिसाब से अभी केसेस हम आ रहे हैं, उस हिसाब से आने वाले दिन बहुत चैलेंजिंग रहेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है 15 से 20 दिन में। ठीक है, वैसे गुजरात चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा से तैयार रहता है। यस। खैर गर्ग साहब, मेरा आखिरी सवाल होगा, आपके माध्यम से दर्शकों को अगर कोई एक क्लू मिल जाए कि इस रोग से बचने के लिए क्या क्या अभी एहतियात बरतनी चाहिए, तो वो क्या होंगे? देखिए, आप अस्त रहें, व्यस्त रहें, अस्त व्यस्त मत रहें। आप लाइफ है, लाइफ को एंजॉय करें। कोरोना की बीमारी सरकार का एक अकेले का योगदान नहीं है, हम सबको मिलके ये बीमारी लड़नी पड़ेगी। आपको सिंपल जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स बताए हुए हैं, आपको अच्छे से कहीं पे भी बाहर निकलें, घर के बाहर अच्छे से व्यवस्थित मास्क पहने, ओवर क्राउडिंग नहीं करें, भीड़ भाड़ी वाली जगहों पे जाने से बचें। डे 1 पे आपके कोई भी सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करें, डे 1 पे ही आपके सिम्टम्स को डॉक्टर की सलाह मुजब जांच करवाएं, आइसोलेशन में रहें और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रखें। ये बीमारी अभी काफी समय तक, हो सकता है शायद 2021 भी हमारा इसी बीमारी के साथ में निकल जाए, तो हमको गवर्नमेंट की साथ में मिलके, संयुक्त भागीदारी से मिलके इस बीमारी से ही लड़ना पड़ेगा। जी गर्ग साहब, आपने अपना कीमती समय के न्यूज को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर प्रवीण गर्ग। उनके साथ बातचीत करने पर एक तो पता चल ही गया है कि इस बार जो कोरोना आया है वो काफी भयावह है। मैं डरा तो नहीं रहा हूं, लेकिन सतर्क जरूर कर रहा हूं। सतर्कता बरते, मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखे और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर ले। आए दिन ऐसी बातें आप सुनते रहते होंगे, आज मुझसे भी सुन लीजिए। एक महत्वपूर्ण बात बताई उन्होंने कि लॉकडाउन, कर्फ्यू ये कोरोना को रोकने का इलाज नहीं है। ये हमारे लिए एक ऑप्शन है जिसका हम पहली बार उपयोग कर चुके हैं और इससे देश कितना पीछे चला गया अर्थतंत्र में, वो नतीजा आपके सामने है। पर आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कर्फ्यू न हो तो बिन जरूरी आप न निकले, ओवर क्राउड न बने। खास करके ये जिम्मेदारी नौजवानों पे है। जो आदमी नौकरी कर रहा है, अपने परिवार को पालने के लिए इस महामारी में बाहर निकलता है, उसकी तो मजबूरी है, लेकिन दोस्तों के साथ गपशप के बहाने पूरी रात आप जो बैठते थे, जिसकी वजह से रात को कर्फ्यू लग गया है। सरकार ने कर्फ्यू इसलिए नहीं लगाया कि छोटे दुकानदार की मौत हो जाए, वो आर्थिक परेशानियों का सामना कर सके। सरकार ने कर्फ्यू इसलिए जरूर लगाया है कि कोरोना न फैले। और आप माने ना माने, आप नौजवानों की वजह से ही छोटे दुकानदार आज आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सतर्क हो जाएंगे और पहले चरण में हमने कोरोना को जिस तरह से हराया था, दूसरे चरण में भी हरा देंगे। डरा नहीं रहा हूं, फिर भी कह रहा हूं, सतर्क रहे, मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें। फिर इसी कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।